अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लेक्चर 2 जो लास्ट अपलोड किया था बहुत पहले, उसमें हम 6.4 तक का डिस्कशन कर चुके थे। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द 6.5 एंड 6.6 मींस द बफर सॉल्यूशन एंड द हाइड्रोलिसिस एंड द हाइड्रेशन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल होने जा रहे हैं, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्राइब दी बफर सॉल्यूशन। सो अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने जहन में आप ये बात बिठा लीजिए कि बफर सॉल्यूशन के मतलब क्या है। बफर सॉल्यूशन के मतलब आपको अगर आप मालूम होंगे तो आप आगे का काम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिनमें ये एबिलिटी होती है कि दे कैन रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर पीएच, और दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो दे कैन मेंटेन देयर पीएच। यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन का जिक्र यहाँ पे होगा कि जिनकी पीएच चेंज नहीं होती, वो अपनी पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। उन तमाम सॉल्यूशंस को नाम दिया जाता है बफर सॉल्यूशंस का। अच्छा, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन से लेके उसकी एप्लीकेशन तक की बात करनी है हमने आज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अ सॉल्यूशन which can maintain its pH, या फिर आप कह सकते हैं कि a solution which can resist any change in its pH, or a solution which can resist any change in its pH। ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है बफर सॉल्यूशन का। अब बफर सॉल्यूशन के हवाले से चंद एक बातें आपने अपने जहन में रखती हैं ताकि ऐसे लोग से रिलेटेड तमाम बातें आपको क्लियर रहें। सबसे पहली बात, बफर सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द वीक एसिड्स और वीक बेस एक्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बफर सॉल्यूशन में ऐड हो जाए तो बफर पीएच मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेकंड थिंग, बफर सॉल्यूशन अगेंस्ट वीक एसिड वीक बेस जो मेंटेनेंस अपनी पीएच की रखता है या जो रेजिस्टेंस शो करता है, इट्स ओनली अप टू अ लिटिल एक्सटेंट। यानी कि अगर एक्सेस अमाउंट में वीक एसिड या वीक बेस भी उस बफर सॉल्यूशन में आ जाए तो बफर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है, वो नहीं काम कर पाता। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने है, अ सॉल्यूशन in which the pH does not change significantly when a small amount of acid or base is added to it. This kind of solution is named as buffer solution. दूसरी बात ये आती है बफर सॉल्यूशन में कि बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है। तो हमेशा एक बात आप अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, ये बात मैं थोड़ा क्लियर करके इसलिए भी कहूँगा क्योंकि बफर सॉल्यूशन में जो हम जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ रखते हैं हमारे पास हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि बफर सॉल्यूशन में हमने बात क्या करनी है कि बफर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कब होगी, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन। सो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आप बफर सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन की बात करें या इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन a weak acid or a weak base is there। ठीक है,
अच्छा, ये वीक एसिड और वीक बेस क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, 100% या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की हम बात नहीं करेंगे. सो इट कैन बी फॉर्म, it is formed by the partial neutralization of a weak acid or a weak base, weak acid or a weak base against a strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस. ये इसकी कॉम्पोजिशन है. ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने एक वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर वीक बेस को न्यूट्रलाइज करना है स्ट्रॉन्ग एसिड से. अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी. लेट्स सपोज वी आर न्यूट्रलाइजिंग अ वेरी कॉमन वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. आपके पास एसिटिक एसिड मौजूद है, CH3COOH. आप इसकी न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, अगर न्यूट्रलाइजेशन 100% होगी तो क्या होगा कि ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा. सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट होगा Na2CO3, राइट, सॉरी नॉट Na2CO3, माय बैड. सॉल्ट होगा सोडियम एसीटेट, नॉट सोडियम कार्बोनेट, CH3COONA, और वाटर. ये है इसका 100% न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट. लेकिन अगर इसकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या होगा भाई, जितने मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर चुके हैं उन्होंने तो सोडियम एसीटेट बनाना है, ऐसा ही है. अब जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि लेट सपोज 10 ml of acetic acid can be neutralized by, मैं जस्ट अज्यूम करने को कह रहा हूं तो मैं लिख दूं assumption. ये बस एक assumption है समझने के लिए. तो 10 ml of acetic acid can be neutralized by 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये अजम्पशन हमने रख ली. अब ऐसी सूरत में जब आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड 10 ml न्यूट्रलाइज हो सकता है 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस वक्त हम कंसंट्रेशन की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है, हमें कोई ज़्यादा उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ कॉम्पोजिशन को समझना है. तो ऐसी सूरत में अगर आप 10 ml ऑफ एसिड में ऐड करें सिर्फ 7 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ml ऑफ एसिटिक एसिड प्लस 7 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आया वो सोडियम एसीटेट बना देगा. लेकिन जो अमाउंट आने से रह गई उसके साथ रिएक्ट करने वाला एसिटिक एसिड अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी एक्चुअल स्टेट में मौजूद रहेगा. तो आपके पास जो कॉम्पोजिशन होगी इस मिक्सचर की, उसमें आपके पास एसिटिक एसिड अपनी प्योर स्टेट में मौजूद रहेगा और सोडियम एसीटेट आ जाएगा. अब ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर विल एक्ट एज अ बफर. दिस मिक्सचर विल एक्ट एज अ बफर. तो बफर की कॉम्पोजिशन क्या है कि इट इज composed, it is prepared by the partial neutralization of a weak acid, this acetic acid, or a weak base, any another weak base, against a strong acid or strong base. So sodium hydroxide एक strong base था. तो ऐसी सूरत में जो मिक्सचर आपके पास आएगा उसको आप बफर का नाम देंगे. अब ऐसी सूरत में आपके पास होती है दो टाइप्स बफर की. टाइप्स ऑफ बफर आर 2. एक आप कहते हैं
एसिडिक बफर और दूसरा आपके पास होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ये नाम क्यों है भाई एसिडिक बफर और बेसिक बफर के? एसिडिक बफर उन बफर्स को कहते हैं जिनमें वीक एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, और बेसिक बफर उन बफर्स को कहते हैं जिनमें वीक बेस की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये वीक एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, तो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड मौजूद रहेगा, तभी इसको एसिडिक बफर का नाम दिया जाता है। और बेसिक बफर में क्या होगा? बेसिक बफर में जब बफर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वीक बेस मौजूद होगा, तभी उसको बेसिक बफर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो एसिडिक बफर्स होंगे, एसिडिक बफर, इनकी कॉम्पोजिशन क्या होगी? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरी जाने बेसिक बफर की बात करेंगे। बेसिक बफर की कॉम्पोजिशन क्या होगी? बेसिक बफर की कॉम्पोजिशन होगी कि इट इज फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस कॉम्पोजिशन को आप लोग बेसिक बफर का नाम देंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लिखें तो यहाँ पे तो सबसे कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड की ही आ जाएगी। तो एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, दिस इज द एग्जांपल। और बेसिक बफर की बात करेंगे तो लेट्स सपोज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो मिक्सचर्स होंगे इनको आप लोग बेसिक बफर का नाम देंगे, और ऊपर जो हमने मेंशन किया उनको एसिडिक बफर का नाम देंगे। अच्छा, अगर इनको मैं अपने दोबारा रिपीट करूं एक सेंटेंस की फॉर्म में, तो एसिडिक बफर्स आर दोज बफर्स विच आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। इनकी पीएच 7 से कम होगी। और बेसिक बफर्स जो होंगे, दीज आर द बफर्स विच आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनकी पीएच ऑफ कोर्स 7 से ज़्यादा होगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो बफर्स होते हैं उनकी पीएच 7 नहीं होती, वो न्यूट्रल कभी नहीं होते। दे आर आइदर एसिडिक दे आर और द बेसिक। सो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ एसिडिक बफर पीएच लेस देन 7, और यहाँ पे हो जाएगी पीएच मोर देन 7, लेस देन 7, मोर देन 7। और नीचे मैंने इनकी एग्जाम्पल्स भी लिख दी। अच्छा, बफर की वर्किंग की बात करें कि हाउ बफर एक्ट, क्या ऐसा होता है बफर में ख़ास कि बफर अपनी पीएच को मेंटेन कर लेता है अगेंस्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे वर्किंग लिखूँ एसिडिक बफर की, वर्किंग ऑफ बफर। तो इसको मैं इस अंदाज में समझाता हूँ कि लेट सपोज ये आपके पास मैंने एक बॉक्स बना दिया, इसमें ये रहा एसिटिक एसिड जो कि ऑफ कोर्स एक एसिड है तो आयनाइज तो होगा, तो इसमें मौजूद होंगे एसीटेट आयंस एंड दी हाई H पॉजिटिव आयंस। जबकि दूसरी जानिब जो सॉल्ट होगा सोडियम एसीटेट,
ये भी आयनाइज होगा क्योंकि सॉल्ट है, तो ये बनाएगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अच्छा, इसकी वर्किंग होती कैसी है? ये वर्क ऐसे करता है कि अगर आपके बफर में बेस की एडिशन हो जाती है, मैं अभी इस वक्त एसिडिक बफर की बात कर रहा हूँ, इस खास एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एडिशन ऑफ OH होती है, एडिशन ऑफ OH, तो क्या काम होगा कि ये जो OH है ये आपके इस H पॉजिटिव को लेके निकलेगा और बना देगा H2O, जो कि न्यूट्रल होता है, यानी कि pH पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर आपके इस एसिडिक बफर में एडिशन होती है एक वीक एसिड की स्मॉल अमाउंट में, तो एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा कि ये जो वीक एसिड का H पॉजिटिव आयन है ये एसीटेट आयन को लेकर अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बना देगा एसिटिक एसिड, जो कि इस मिक्सचर में ऑलरेडी मौजूद है। तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होने से इसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये एक अनआयनाइज्ड एसिड बना रहा है। पीएच पे फर्क तो उस वक्त पड़ेगा जब H पॉजिटिव आपके पास मौजूद हो। तो ये आपके पास हो गई वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर। इसी तरीके से अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ बेसिक बफर के लिए, और यहाँ पे आगे आपके पास बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि आयनाइज्ड होगा, तो अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। दूसरी जानिब अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद होगा जो कि आयनाइज होगा, तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। अब ऐसी सूरत में अगर एडिशन ऑफ एसिड होता है, तो एसिड से मुराद H पॉजिटिव आयन्स आएंगे। सो एडिशन ऑफ H पॉजिटिव विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ OH by taking the OH negative in this structure, so H2O will form। तो H2O बन गया, pH मेंटेन रही। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एडिशन होती है बेस की, तो बेस की एडिशन होने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास OH नेगेटिव है ये कंबाइन होगा इस अमोनियम आयन से और फॉर्मेशन हो जाएगी अनआयनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि मिक्सचर में पहले से मौजूद है। और दूसरी बात ये वीक बेस है, और तीसरी बात अनआयनाइज्ड है, तो पीएच इसकी रही मेंटेन, इसकी पीएच पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये बात हो गई वर्किंग ऑफ बेस की। अब बात करते हैं कि भाई बेस ये बफर्स की ज़रूरत क्या है, बफर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, बफर्स को हम क्यों डिस्कस करते हैं। तो भाई ये है बात एप्लीकेशंस की कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ दी बफर्स। तो एप्लीकेशंस की बात करें अगर, तो एप्लीकेशन में कुछ पॉइंट क्या है, जैसे कि सबसे कॉमन एक केमिस्ट्री टीचर की हैसियत से अगर मैं कहूँ, तो भाई हमारी केमिस्ट्री लैब्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी कैलिब्रेशन के लिए हम लोग बफर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बफर की पीएच चेंज नहीं होगी, तो हम उस बफर में इलेक्ट्रोड को ऐड करके उसको कैलिब्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल pH 4 का बफर लिया और उसको कैलिब्रेट कर दिया, अच्छा भाई 4, तो अब उसको पता चल गया ये 4 है। फिर हमने बेसिक बफर लिया फॉर एग्जांपल pH 9 का, pH 9 में डाल के कर दिया, तो इलेक्ट्रोड की मदद से, इलेक्ट्रोड को डिप करने से उस इंस्ट्रूमेंट को आइडिया हो जाता है कि अच्छा भाई pH 4 क्या है, pH 9 क्या है, वो कैलिब्रेट हो जाता है कि कंटिन्यूस यूज से और थोड़ी सी जो मिस हैंडलिंग होती है उसकी वजह से जो लॉस ऑफ कैलिब्रेशन होता है वो हम रिकैलिब्रेट कर देते हैं उसको। तो पहली बात तो ये हो गई
पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई बफर इसलिए यूज़ होता है फॉर दी कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर इन केमिस्ट्री लैब्स, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स। अच्छा जी, ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि बफर को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स जो चीज़ लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल हो रही है एक स्मॉलर लेवल पे, अब कैलिब्रेशन की ज़रूरत तो इंडस्ट्रीज में भी होगी, ठीक है। सो बफर सॉल्यूशन प्लेज vital role, a significant role in several industries. For example, they could be used in the manufacture of photographic materials, leathers and dyes. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं for the manufacture of photographic materials, leather and dyes। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप इसको थोड़ी बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ह्यूमन ब्लड की पीएच को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। आपके जो आंसू होते हैं उनकी पीएच को मेंटेन रखा जा सके, स्टमक जूसेस जो होते हैं उनकी पीएच को मेंटेन रखा जा सके, और जितने भी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बहुत सारे मौजूद हैं। अब आप फैट की और कार्बोहाइड्रेट की बात ना भी करें और किसी और चीज़ की बात ना भी करें, आप केमिकल लेवल पे ही देखें ना, तो प्रोटीन जो होते हैं ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट द हीट एंड पीएच। तो ये बात तो आप लोग पढ़ते होंगे, ग्रेड 9 से पढ़ रहे होंगे कि प्रोटीन्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच। अगर किसी एंजाइम ने pH 7 पे वर्क करना है तो अगर pH 7 नहीं होगी तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमें बीमारियां होती हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें आपकी बॉडी जो रिएक्शन देती है, आपको जो अजीब सा महसूस होता है, जो डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ क्या है कि जब आप ईजी ना हो, यही वर्ड है ना डिजीज़ का, यही पढ़ते हैं ना आप लोग, डिज़, यही होता है ना डिजीज़। तो जब आप ईजीनेस में नहीं होते, जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वो डिजीज़ होती है। तो वो डिजीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही होती है उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है और दूसरी चीज़ों में फ़र्क आता है। तो आपको वो तमाम चीज़ें फील होती हैं जो किसी भी डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं, या किसी भी एंटीबायोटिक या किसी और मेडिसिन के जो आपके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अगेंस्ट में होती हैं। तो पीएच मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपकी ब्लड में बफर सिस्टम मौजूद है, आपका ब्लड जो है अपने बफर एक्शन शो करता है ताकि उसकी पीएच मेंटेन रखा जा सके। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच maintenance of pH in biological system। ये 3 मैंने बातें यहाँ पे लिख दी। अब जैसे कि एसएलओस में लिखा है कि हमने कार्बोनेट सिस्टम को, जो आपकी बॉडी के अंदर
बफर मौजूद है उसको डिस्कस करना है। जो बाइकार्बोनेट मौजूद है बफर सिस्टम का, जो आपकी ब्लड की पीएच, जो कि ब्लड की पीएच होती है अराउंड 7.35 टू 7.45, उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर उसकी बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले तो हेडिंग मेंशन कर दी, बाइकार्बोनेट बफर इन ब्लड, ताकि ये स्पेसिफाइड हो जाए, यानी कि स्ट्रिक्टली हम जो है एसएलओ उसको फॉलो कर लें। बाइकार्बोनेट बफर इन ब्लड, ठीक है। अच्छा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो होता है वो आपकी ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता क्या है? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि आपस में कंबाइन होके आपके पास बनाता है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, यानी कि द नेगेटिव आयन विच कुड एक्ट एज द सॉल्ट, ठीक है। और ये हो गया वीक एसिड का H पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे एसिड बनेगा वो HC2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। अब यहाँ पे ये एक्ट कैसे करता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बॉडी में बाहर से एसिड की एडिशन हो जाए, तो एसिड की एडिशन हो जाए तो H पॉजिटिव आया है। अब H पॉजिटिव जो आ रहा है वो ब्लड में मौजूद कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा H2CO3, एक अनआयनाइज वीक एसिड, जो कि ब्लड में पहले से मौजूद है। आपकी पीएच मेंटेन हो गई। और ये जो अगर एसिड की अमाउंट बढ़ भी जाए आपके ब्लड में, तो ये फ़ौरन इसको डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट कर देते हो और वाटर मॉइस्चर की सूरत में बॉडी से निकल भी जाता है और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल हो जाता है। या फिर आप ये कह लें कि और भी तरीक़ेकार होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर बेस ऐड हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर क्या होगा? ये जो मैंने लिखा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव है, तो ये जो H पॉजिटिव है ये आपके OH नेगेटिव के साथ, इस OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या कर देगा? वाटर बना देगा, ताकि पीएच डिक्रीज हो जाए और वापस से नॉर्मल हो जाए। ये आपके बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का काम होता है, ठीक है जी। अब ये जो बातें हमने डिस्कस की कि ये जो तमाम काम आपका चल रहा है, अब इसमें आपका 6.5 हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 6.5.1 डिस्कस कर लिया है, 0.2 भी डिस्कस कर लिया है, 0.3 भी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हमने ये इलस्ट्रेट कर दिया है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बफर। आखिरी बात ये रह गई है कि भाई कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन यूजिंग हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन। तो हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अच्छा, हेंडरसन हाजेलबैच इक्वेशन, शॉर्ट में हेंडरसन्स इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, हेंडरसन हाजेलबैच इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए भी होती है और बेसिक बफर के लिए भी होती है। एसिडिक बफर में हम पीएच नोट करेंगे और बेसिक बफर में पीओएच नोट करेंगे, जो बाद में पीएच भी आपको फाइंड करके दे सकती है। इसका क्या इक्वेशन होती है? पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। अब अगर आप मेरे ख्याल से लेक्चर 1 देखेंगे या लेक्चर 2 में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये pKa से क्या मुराद होती है। बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट है K। अब वो एसिड का होगा तो Ka होगा,
बेस का होगा तो के बी होगा। जैसे आपको ये बात मालूम है कि आप पीएच क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, तो उसको पढ़ने में एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो H पॉजिटिव आयन का अगर आप नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये एक डिस्कसेबल वैल्यू बन जाएगी, तो ये पीएच हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरीके से जो के ए है ये वैल्यू वीक एसिड के लिए बहुत कम होगी, तो आप इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये एक डिस्कसेबल वैल्यू बन जाएगी जो कि पी के ए कहलाया जाएगा। वैसे ही पी के बी भी होगा। तो पी एच इक्वल्स पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, और पी ओ एच इक्वल्स पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई टू कैलकुलेट द पीएच फॉर दी बफर्स। हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस in the reaction mixture is predominantly supplied by the salt, which is a strong electrolyte. Therefore, whenever we are assuming the concentration of a conjugate base equal to that of salt and original concentration of acid as equilibrium concentration, तो इसकी मदद से आप लोग pH ऑफ बफर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूँ। अच्छा, सवाल मैं फेडरल की बुक से यूज़ कर लेता हूँ। एक सवाल, कैलकुलेट द pH ऑफ एन एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट, मतलब बफर की बात हो रही है क्योंकि साथ में ही लिख दिए दोनों को, सोडियम एसीटेट बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ऑफ ईच कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं के ए साथ साथ लिख दूँ, के ए फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 एक्सपोनेंट -5। ठीक है जी। अब सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है कि आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। पीएच कैलकुलेट करनी है आपको सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों की मोलैरिटी बता दी है, जो कि कितनी बन रही है, 1 मोलर। अब ऐसी सूरत में अगर आप पीएच इक्वल्स पी के ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, के ए की वैल्यू तो गिवन है, आपने पहले इसका पी के ए फाइंड करना होगा। ठीक है जी। जैसे ही पी के ए आप फाइंड कर लेंगे आपके पास पीएच आ जाएगी, या फिर दूसरे तरीक़ों से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हेंडरसन हैज़लबैच इक्वेशन की बात करनी है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जिक्र सामने सामने रहे। तो सॉल्यूशन पीएच इक्वल्स पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। ठीक है जी, ऐसा ही है। अब पी के ए फाइंड करना है, तो टू फाइंड पी के ए द फॉर्मूला वुड बी पी के ए इक्वल्स नेगेटिव लॉग of the Ka, right? तो ये आपने लिखा पी के ए इक्वल्स नेगेटिव लॉग 1.8 एक्सपोनेंट -5। अब
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो नेगेटिव लॉग ओके, तो ये आपके पास आ गया अराउंड 4.74, ये पी के ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, कंसंट्रेशंस एसिड और सॉल्ट दोनों, एसिड और सॉल्ट दोनों की आपको मालूम है, तो मैंने बस फॉर्मूला लिख देना है, पी एच इक्वल्स पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। पी के ए की वैल्यू हो गई 4.74, देन लॉग concentration of acid is 1 and concentration of salt is 1, 1 divided by 1 is 1 and the log of 1, you know it, it's 1, it's 0, sorry. So pH आपके पास हो गया 4.74 as it is, आपके पास ये pH आ गई। ये हो गया आपके पास आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन को। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है, कह रहा है कि भाई 6.6.1 में हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन को डिफाइन करना, कर देंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और डिफ्रेंशिएट करना हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन को। ये बहुत ही सिंपल सी बात है हमारे पास, बहुत ही इजी सा डिस्कशन अब हमारे पास बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। अच्छा, हाइड्रोलिसिस की वजह से एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि सॉल्ट एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होते हैं। हाइड्रोलिसिस की बिहाफ पे जो डिस्कशन होता है उसमें ख़ास तौर पे ये मेंशन किया जाएगा कि इस वक्त हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है हाइड्रोलिसिस, ये लफ्ज़ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। हाइड्रो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, वैसे ही हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो अच्छा, हाइड्रोलिसिस होता क्या है? अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसके वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से जो डिसोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से उसमें की पीएच में चेंजेस आते हैं, तो इस बात को हाइड्रोलिसिस के तौर पे पढ़ा जाता है। यानी कि द डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच देयर इज अ चेंज इन पीएच, दिस इज नेम्ड एज हाइड्रोलिसिस। और आप ये कह सकते हैं कि द रिएक्शन क्या कहेंगे, द रिएक्शन ऑफ cations and anions of salt with water is called hydrolysis. Splitting of a substance into the cation and anions in water which, अच्छा, विच वाली बात को हम थोड़ा भी रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग फिर हाइड्रोलिसिस में वो भी बात पढ़ते हैं कि भाई पीएच में फ़र्क ही नहीं आया, जो न्यूट्रल सॉल्ट्स हो जाते हैं हमारे पास।
ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द कैटाइन्स एंड एनाइंस इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लेट्स सपोज वी हैव अ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आयनाइज होगा। अब वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जब कंबाइन होगा तो ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी जाने HCl। तो अब आप ये देखें, अमोनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट था उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करें सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो भाई बात सामने है, सोडियम एसीटेट में से आयनाइजेशन होगी तो एसीटेट आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा, जबकि वाटर में मौजूद है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ये आयनाइजेशन होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगी, तो एसीटेट कंबाइन होगा H पॉजिटिव से, बना देगा एसिटिक एसिड, जबकि सोडियम आयन कंबाइन होगा OH से और बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर बना था एसिडिक सॉल्यूशन, यहाँ पे बन गया बेसिक सॉल्यूशन। तो ये pH का चेंज होना ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है उसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनता है उसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तभी आप ये वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कि जैसे इसकी बात की जाए, इस मिक्सचर की, तो आप ये कह सकते हैं द एनाइंस ऑफ वीक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। ये बात तो कॉन्जुगेट एसिड बेस में हम पढ़ते हैं कि जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है और जो वीक बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है। सो सच एनाइंस रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसिंग बेसिक सॉल्यूशन। तो भाई ये वीक एसिड था जो कि दूसरी जानिब आप ऐसे पढ़ सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस था, तो ये वाटर से कंबाइन होकर बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है जी। और दूसरी जानिब ये है कि कैटाइंस ऑफ दी वीक बेसिस, जो कि हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होते हैं, तो ये वाटर से कंबाइन होके आपके पास एसिडिक सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ऐसी सूरत में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट बनते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सॉल्ट बना है आपके पास बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनका जो सॉल्ट होगा ना वो चूंकि जब हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर वापस से सॉल्ट बना देंगे, तो इनकी pH न्यूट्रल रहती है, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये ऐसा जो इनका सॉल्ट होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, तभी आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो उसकी pH 7 ही रहेगी। सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, लेस देन 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा, उसकी pH मोर देन 7 होगी। या फिर वीक एसिड और वीक बेस अगर कंबाइन हो, वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन होंगे तो ये पहले एग्जैक्ट टाइप की तरह है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एसिडिक बेसिक
न्यूट्रल किसी पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ के ए के बी, बट चांसेस ये हैं कि वो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है जी, ये बात हो गई हाइड्रोलिसिस की। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन एक तरीके से देखा जाए तो जो हाइड्रेशन है इट्स द ऑपोजिट ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक तरीके से अगर आप पढ़ने लगे हैं हाइड्रोलिसिस को तो हाइड्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दोनों में ही वाटर इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोलिसिस में वाटर की प्रेजेंस में सब्सटेंस ब्रेक होता है, बट हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर किसी सब्सटेंस में आके ऐड हो जाता है। तो अ रिएक्शन इन विच वाटर इज एडेड टू अ सब्सटेंस without breaking it, this is hydration, the addition of water. Addition of water in a substance, usually salt की बात होती है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ सब्सटेंस कह के, तो इसको हाइड्रेशन कहते हैं। होता क्या है कि कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल जाके अटैच होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में फॉरन वाटर मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाते हैं और ये बना देते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। तो आप ये जो पेंटाहाइड्रेटेड का फॉर्मूला देख रहे हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज कंप्लीटली अटैच हुआ हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ H पॉजिटिव एक एटम से अटैच हो गया, OH नेगेटिव दूसरे से अटैच हो गया। एडिशन वो भी होगी, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको ग्रेड 9-10 से थोड़ा बहुत याद है, अल्कीन की एडिशन होती है वाटर के साथ, तो वो भी एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन और उसको भी हाइड्रेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रेशन में आप जो बात डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट की जो हाइड्रेशन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो एक अलग डिस्कशन है, सॉल्ट्स की जो हाइड्रेशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल एज आ होल जाके अटैच हो जाता है, ये होती है आपके पास। अच्छा, अब रिलेटिव डिफरेंसेस की बात करें जो कि आपके एसएलओज में मेंशन भी है कि भाई डिफरेंसेस तो आपने पढ़ने ही पढ़ने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रेशन। तो पहला पॉइंट हो गया, हाइड्रोलिसिस के अंदर रोल ऑफ वाटर इज टू ब्रेक द बॉन्ड, इज टू ब्रेक बॉन्ड्स, और यहाँ पे वाटर इज एडेड इनटू द मॉलिक्यूल। ये पहला पॉइंट हो गया जो डेफिनेशन भी हो गई। दूसरा क्या है, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में फॉर्मेशन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ब्रेक डाउन है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ वन बिग मॉलिक्यूल of larger molecule, यहाँ पे सिंगुलर रहे हम, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस में स्प्लिटिंग अकर्स, हाइड्रेशन में नो स्प्लिटिंग अकर्स। Hydrolysis is common in decomposition while hydration is common in organic addition reaction। यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ कि NH4Cl plus H2O makes NH4OH plus HCl
जबकि दूसरी जानेब CuSO4 प्लस H2O, by the way 5H2O, it combines to form CSO4 5H2O। ये यहाँ पे बात कंप्लीट हुई और आपका ये कंप्लीट एसिड एंड बेस का डिस्कशन हुआ। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब चूँकि मैं नोट कर रहा था मैंने कुछ दिनों पहले अपना YouTube चैनल ओपन किया तो देखा वीडियोस पे कुछ कमेंट्स थे और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैं कोई 1 महीने से देख रहा था, लेकिन मुझे कोई इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था मसरूफियत की वजह से कि मैं वीडियो बनाना शुरू करूं। तो मैंने आज कोशिश की कि मैं ये वीडियो बना के एटलीस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, और जहां तक मुझसे होता रहेगा मैं जिस टॉपिक को फील करूंगा कि यार ये छोटा टॉपिक है या फिर मेरे पास आज इतना वक्त है मैं ये वीडियो बना सकता हूँ, बना के अपलोड करूँगा ताकि जितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके उनका फ़ायदा हो। और काइंडली आप फिर एज अ रिज़ल्ट, एज अ पे बैक ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये वीडियो शेयर करें, और जो पे बैक हो सकता है यानी कि लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये आपका पे बैक होगा, ये आप कर दीजिएगा।